अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। ये 3 सवाल पूछे गए थे ग्रुप में, एक 29 पूछा गया, एक 37 और एक 51। तो 29 में आपको बेसिकली रीजन बिटवीन एरिया ऑफ द रीजन दैट लाइज इनसाइड बोथ कर्व्स, तो दोनों के दरमियान लाई करता आपको वो रीजन फाइंड करना है। तो ये आपका कर्व है r इक्वल टू 3 साइन थीटा और 3 कॉस थीटा। तो ये अगर आप देखें तो ये कर्व कैसे बनेगी, तो इसको वीडियो बनाता हूँ। तो 3 साइन थीटा है, ये आपके पास π/2 पर इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन वो 3 यूनिट्स होगा और पाई पर ये आके 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि 3 साइन थीटा का जो ग्राफ है वो एक इसका लूप ऐसे बनेगा और इसी तरह से एक लूप इसका ऐसे बनेगा। सर ये लूप नहीं होंगे ये। उसके मुकाबले में जो 3 कॉस थीटा है उसका लूप एक इस तरह का बनेगा, इस तरह से ना, और एक उसका लूप इधर से भी बनेगा। अब आपके पास जो दो पत्ती मसले, ये एक रीजन इनको कॉमन आ रहा है, इस तरह से यहाँ पे एक रीजन कॉमन आएगा। ये जो एक लूप है वो कॉस का एक लूप और साइन के 2 लूप्स के पर कुछ रीजन की ओवरलैप करता है। तो बेसिकली आपको एंगल चाहिए इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आप इसमें देखें, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप इनको ओवरलैप रीजन देखें तो वो आता है एंगल 0 से 90 तक, और इस रीजन में आपके पास जो कॉस की कर्व है ये ऊपर रह रही है और साइन की कर्व आपके पास नीचे रह रही है। इसका मतलब ये है कि आप जब एरिया बिटवीन द रीजन्स फाइंड करेंगे तो आपकी जो इंटीग्रेशन लिमिट्स हैं वो आपके पास आएंगी 0 से 90 तक, 0 से 90 तक। और इसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा, इनको आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो एरिया का फार्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, तो ये डिफरेंस आ रहा है हाफ एफ ऑफ थीटा स्क्वायर माइनस हाफ जी ऑफ थीटा स्क्वायर, और ये आपके पास ए टू बी। तो ये आप एक क्वाड्रेंट में जो उनके दरमियान कॉमन रीजन वो फाइंड कर लेंगे, तो उसको फिर 4 से ज़रूर दे देंगे तो चारों क्वाड्रेंट का, क्योंकि इसमें सिमेट्री पाई जाती है। जैसा ओवरलैपिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ऐसी ओवरलैपिंग हर क्वाड्रेंट में आएगी। इससे आपका ये 29 सॉल्व हो जाएगा। उसको 37 की बात की है, तो 37 में ये है कि आपके पास ये इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का आपने वही सॉल्व करना ना। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, ये 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा हाफ हो जाएगा। अब देखिए थीटा की किन किन वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा हाफ होता है, तो ये आपने पूरे 0 से 2 पाई तक के पूरे साइकिल में देखना होता है ना। तो ये आपके पास आता है 30 डिग्री पर आएगा हाफ, और फिर आपके पास ये आएगा उसमें 90 प्लस 60 150 डिग्री। तो ये 2 एंगल्स आपके पास आएंगे जहाँ पर ये आपस में बराबर आते हैं। तो 37 भी हो गया, और जो 51 है ये तो सिंपली आपके पास आर कॉस 2 थीटा है, इसका आपको पता है इसके 4 लूप्स बनते हैं, और आपने एक लूप का जो है वो एंगल उसकी लेंथ फाइंड करनी है। आर्क लेंथ का फार्मूला उसके इंटीग्रेशन की लिमिट्स आपकी हम -π/4 से π/4 की लिमिट्स ले लें, या आप π/4 से 3π/4 तक ले लें। मतलब ये कि -45 से 45 डिग्री ले लें, या 45 से 135 डिग्री ले लें, या 135 से
225 डिग्री ले लें। बहरहाल आप किसी भी एक क्वाड्रेंट के मिडल से स्टार्ट करके दूसरे क्वाड्रेंट के मिडल तक आप जाएंगे, इसका एक लूप कंप्लीट होता है। इस तरह से ये आप इसको आर्क लेंथ के फार्मूले में डाल के आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक है, आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ पूछना हो पिछले लेक्चर्स में से तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, वह पूछना। अब सुन रहे हैं? हेलो, कुछ जवाब दो। जी सर। सर क्वेश्चन नंबर 10.4 का क्वेश्चन नंबर 27। 10.4 का 27 बच्चे अभी आपसे पूछा था, उसमें तो आपने पूछा नहीं। 10.4 का 27 क्या है क्वेश्चन? Sir, find the area of the region that lie inside the first curve and the outside of the second curve. इसमें क्या मसला है? सर इसमें लिमिट्स का मसला हो रहा है। लिमिट से बच्चे उनको पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से करना है ना। आपने कौन सा सवाल है? 27? क्वेश्चन नंबर 27। जी जी हाँ, ये है ना। That जी lies जी सर। inside the first curve and outside the second curve. हाँ जी सर। फर्स्ट कर्व में देखा ये 3 cos थीटा है ना, इसका रेडियस जी 3 ये तो तक सही। जाएगा। तो ये ये तो आपके पास इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी बनेंगी। यानी अगर आप यूँ समझेंगे ये लेंथ 3 तक है, ये आपकी 1 थी, फिर उसको आप 2 कह लें, तो 3 cos थीटा है, इसकी पत्ती बनेगी 3 तक आएगी यहाँ पे। जी सर। इधर का। और जो आपका है 1 प्लस cos थीटा, ये कार्डियोइड बनेगा। नहीं 1 प्लस cos थीटा है ना। अच्छा जी हाँ, सर। तो ये आपके पास बनेगा कार्डियाइड बनेगा ये। हाँ, जी 0 से सर। 2, हाँ ठीक है, 0 से 2 तक। तो जी इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास मैक्सिमम ये 2 तक जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपके पास ये माइनस, ये यू करके आएगा, ऐसे क्वाड्रेंट बनेगा ना। जी सर। जी सर। हाँ ये। अच्छा, अब आपको चाहिए इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। एरिया ऑफ द रीजन है। जो ये वाला रीजन है ना, जी अब जो सर बेसिकली ये बात। ये, हाँ जो ठीक ये है। रीजन आ रहा है दोनों कर्व्स के दरमियान, आपने इसका एरिया फाइंड करना है। तो आप इनको इक्वेट करेंगे ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो इक्वेट करने से आएंगे ना। जी सर वो आएगा कोस 3, इनवर्स 1/2 इस तरह से आता है। हाँ तो वो आप उससे एंगल फाइंड कर लें कि कॉस किन किन एंगल पर हाफ आता है। तो ये आएगा आपके कॉस हाफ होता है तो उस पर 5/3। 60 डिग्री पर होता है ना। तो इधर -60 डिग्री पर भी हाफ होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव होता है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है। आपकी थीटा की लिमिट्स आएंगी -π/3 से π/3। -π/3 से। π/3। अच्छा जी सर ठीक है। ठीक है, हाँ क्योंकि -π/3 पर भी कॉस हाफ होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, और π/3 पर भी कॉस से वो हाफ होता है। ठीक है जी सर। बस। और सर फिर इसकी सिमेट्री लेकर भी हम कर सकते हैं ना। मेरा सिमेट्री लेके आप आधा कर लें, उसको डबल कर लें। सर ये जो क्वेश्चन हम्म नंबर 39 है, हम्म पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं। हम्म हाँ, बता तो दिया बच्चे अभी। सर इससे पहले 31 करवाएं। इसी का 31 है, 10.4 का ही। एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड बोथ कर्व्स। बच्चे ये करवा दिया है ना, खुद ट्राई करो। इसमें क्या मसला है? इसकी सर ये चार पत्तियां बनती हैं। साइन 2 थीटा इसकी भी 4 बनेंगी, इसकी भी 4 बनेंगी। ठीक है जैसे आप साइन मैं भी थीटा और आया हूँ कॉस लेक्चर थीटा में। कर सकते हैं, ऐसे ये कर सकते हैं। इसको कौन सा मसला? उनको 2 पत्तियां थी, इनकी 4 पत्तियां।
आप एक जी, एक जी। पत्ती को ओवरलैप ले लेंगे ना, एक पत्ती अपने दो नेबर्स के साथ ओवरलैप करेगी। जी चार सर। पत्तियां है ना, इसमें मसला ये है। सर फिर 8 ओवरलैपिंग हो जाएंगी। जी सर, 8 ओवरलैपिंग होती है और उन्होंने एक ओवरलैपिंग का फाइंड आउट किया है, वो भी सिमेट्री लगाई हुई है उसमें भी। बल्कि इसमें तो आएगी, ये है ना sin 2 थीटा है ना, जी जी तो सर। sin 2 थीटा जो होगा, हाँ, इसकी एक पत्ती साइन की पत्ती बनेगी एक यहाँ पर यूं, जी सर। ठीक है, और इस तरह से यहाँ बनेगी जी ये, सर, हर इंटरवल में बनेगा। हर क्वाड्रेंट के सेंटर में बनेगी यूं। जी सर। और जो cos थीटा है, एक एक्स एक्सिस पे इसकी बनेगी, एक्सेस पर यूं करके बनेगी, हर इसलिए एक्सिस एक्सेस पे। वाली एक पत्ती अपने दोनों नेबरिंग के साथ ओवरलैप करेगी, इधर भी इधर भी। जी इस सर। तरह जी से सर। यहाँ वाली है तो वो ओवरलैप करेगी दोनों साइड्स पर। तो आप एक सिर्फ एक क्वाड्रेंट में इन दो पत्तियों को ओवरलैप फाइंड कर लें, टोटल ओवरलैप इसके बनते हैं 8, उसको 8 यस से सर। ज़रब दे देंगे तो टोटल आपको ओवरलैप मिल जाएगा। ठीक ठीक। समझ गए? चलो बस। सर क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या मसला है? सर इसमें ना 8 इंटरसेक्शन के पॉइंट्स बनते हैं, बनने में और सर 8 पॉइंट्स नहीं समझ आ रहे कि कैसे निकालें। दो तो इसमें समझ आ 8 गए। बनेंगे ना, इसकी 4 पत्तियां बनती हैं। जी सर, इसकी 4, और ये सर्कल बनेगा ये r इज सर, तो इक्वल टू 1। सर्कल 4 पत्तियों जब काटेगा तो कितने पॉइंट बनेंगे? 8। फिर यही बात। और ये एग्जांपल 8 ही भी है। एक दी हुई इसकी, वहां उसको देख लो। वैसे इसके भी आप 2 पॉइंट फाइंड करके ना बाकी सिमेट्री से फाइंड कर सकते हैं, सिमेट्री का इस्तेमाल करें। ठीक है, नेक्स्ट चलें। जी सर। चलिए। हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर फंक्शंस। और वेक्टर फंक्शंस का मतलब ये है कि आपके पास जो फंक्शन का जो नाम है वेक्टर का मतलब ये कि इसका आउटपुट एक वेक्टर होगा। तो वेक्टर फंक्शंस का जो इनपुट है वो एक रियल नंबर होगा, यानी रियल फंक्शन ऑफ रियल वन वेरिएबल, ये रियल वेरिएबल है, और इसका आउटपुट जो है वो आपका सिर्फ वेक्टर होगा। ये बेसिकली इसकी सेंस है, हम इसको कहते हैं वेक्टर फंक्शन। हमारे चैप्टर का टाइटल ही वेक्टर फंक्शन है। तो अब आप पहले देखें तो कैलकुलस 1 और 2 में आप फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ते रहे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपने पढ़ा था। और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है कि इसमें इनपुट आपका x था और आउटपुट आपका y था। इसका मतलब, और x क्या था, ये भी रियल वेरिएबल था और y भी रियल वेरिएबल। इसका मतलब कि इसका इनपुट सिंगल वेरिएबल और वो स्केलर है, क्योंकि सिंगल रियल वेरिएबल को हम स्केलर कहते हैं। और उसका आउटपुट भी सिंगल वेरिएबल है y, और वो भी स्केलर है, यानी ना इनपुट वेक्टर है ना आउटपुट वेक्टर है। ठीक है, ये एक टाइप की फंक्शंस थी जो स्केलर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल। स्केलर फंक्शन जब आप कहते हैं, ये जो लफ्ज़ होता है ये आउटपुट को शो करता है, वैल्यू की टाइप बताता है। अगर मैं कहूँ कि ये स्केलर फंक्शन है, इसका मतलब कि इस फंक्शन का आउटपुट स्केलर यानी इसकी वैल्यू स्केलर है। अगर मैं कहूँ ये वेक्टर फंक्शन है तो इसका मतलब ये कि इसकी वैल्यूज वेक्टर बनती हैं। जब मैं इसके आगे लफ्ज़ बोलूँ कि स्केलर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल, इसका मतलब ये है कि स्केलर वेरिएबल का मतलब इसका इनपुट भी स्केलर है। जब मैं वेक्टर फंक्शन ऑफ वेक्टर वेरिएबल कहूँ तो इसका मतलब इसका इनपुट वेक्टर है। इस तरह से आपके पास इनपुट और आउटपुट का हम जुमले की शक्ल में जब किसी फंक्शन को बताते हैं किस टाइप का फंक्शन है, हम कहते हैं, मसलन मैं कहूँ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, एक मैं कहूँ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, इसका मतलब कि इसका इनपुट वन वेरिएबल है, ये सिंगल वेरिएबल है। और मैंने फंक्शन से पहले स्केलर या वेक्टर नहीं लगाया तो इसका मतलब है कि इसका आउटपुट भी स्केलर ही है। उसको अगर सिंगल रियल नंबर आउटपुट हो तो उसको कहने की जरूरत नहीं, ये बात को कह भी देते, मतलब कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन को मतलब कि इसका आउटपुट रियल है। रियल फंक्शन कह दें इसका मतलब भी है कि इसका आउटपुट रियल है।
ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। रियल फंक्शन कहा जाए इसका मतलब ये कि ये वाई रियल है, अगर मैं स्केलर फंक्शन कहूँ तो इसका मतलब ये कि वाई स्केलर है, और अगर मैं ये कहूँ रियल वैल्यूड फंक्शन तो इसका मतलब ये कि इसका वाई रियल है। जब मैं कहूँ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल इसका मतलब ये कि इसका इनपुट सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आपकी टर्मिनोलॉजी है। तो एक टाइप का फंक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं, वो टाइप क्या थी कि जिसमें आपका जो इनपुट था यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो रियल नंबर था, रियल वेरिएबल था, और आउटपुट भी रियल वेरिएबल था। अब हम एक दूसरी टाइप के फंक्शन पे जा रहे हैं जिसमें इनपुट तो स्केलर है, रियल है, लेकिन उसका आउटपुट वेक्टर है। ठीक है, अब अगर आउटपुट यानी y जो है वेक्टर फंक्शन एक तरह से कह लें, तो वेक्टर के लिए हम पीछे r का सिंबल यूज करते रहे हैं जैसे पोजीशन वेक्टर के लिए, तो हम यहाँ पर थोड़ी नोटेशन बदलेंगे और हम आउटपुट को r से जाहिर करेंगे। अब इसका मतलब कि हमारा जो वेक्टर जो आउटपुट वेक्टर वो r होगा, और इनपुट जो होगा पहले हम इधर इनपुट के लिए x का सिंबल यूज करते थे, अब हम इनपुट के लिए t का सिंबल यूज करेंगे। इसलिए हम इसे कैसे लिखेंगे फिर, r फंक्शन ऑफ t। ये एक वेक्टर फंक्शन है जिसके इनपुट t है और उसका आउटपुट वेक्टर r है। जब ये वेक्टर हुआ तो इसका मतलब है कि इसके कंपोनेंट्स होंगे, और अगर आप 3D का वेक्टर लेते हैं तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे, और आप जान चुके हैं पीछे के वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो स्केलर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो अगर आपके पास कॉन्स्टेंट वेक्टर है तो उसके कोफिशिएंट जो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो रियल नंबर्स होंगे 3। और अगर एक जो वेक्टर है वो वेरिएबल है, यानी जैसे हम यहाँ वेक्टर फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको फंक्शन होना चाहिए, यानी रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। इस तरह से जो ये रियल फंक्शन जो हम पीछे कैलकुलस 1 या 2 में पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें 3 रियल फंक्शन चाहिए, ये रियल वैल्यूड फंक्शन चाहिए। बस एक एफ ऑफ टी ये उस आर का पहला कंपोनेंट बनेगा, एक जी ऑफ टी जो इसका दूसरा कंपोनेंट बनेगा, एक एच ऑफ टी इसका तीसरा कंपोनेंट बनेगा। तो वो जो हमने पीछे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़े हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शंस, उनके 3 इस तरह के फंक्शन ले लें, उनकी मदद से एक वेक्टर फंक्शन डिफाइन होता है, और हम ये 3 जो फंक्शंस हैं ये उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। बस एफ ऑफ टी आई प्लस जी ऑफ टी जे प्लस एच ऑफ टी के, इसको ये उसका एक्स कंपोनेंट है, ये उसका जी वाई कंपोनेंट है, और इस वेक्टर का के कंपोनेंट है। दूसरे लफ्जों में इसका मतलब ये होगा, मसलन टी मेरे पास एक स्केलर है ना, रियल नंबर है। मैं मसलन टी क्यू, अच्छा मैं एग्जांपल से बताता हूँ। एग्जांपल 1 में देखें, मेरे पास ये आर टी है, एफ ऑफ टी ले लिया टी क्यू, जी ऑफ टी ले लिया लॉग ऑफ 3 माइनस टी, और एच ऑफ टी ले लिया टी स्क्वायर रूट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रखता हूँ टी को 0, तो ये वेक्टर जो बनेगा इसके कंपोनेंट्स क्या आएंगे, टी क्यूब में 0 रखेंगे, पहले उसका एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा, उसका वाई कंपोनेंट ये जी फंक्शन है, टी को 0 रखेंगे लॉग ऑफ 3 आ जाएगा, इसका जो जी कंपोनेंट एच ऑफ टी है, टी को 0 रखा, 0 का स्क्वायर रूट 0 आ गया। इस तरह से आप इन हर टी पर इन फंक्शन की मदद से आप इस फंक्शन के कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। क्योंकि टी के बदलने से इन फंक्शन की वैल्यूज बदलेंगी, इसका मतलब है कि वेक्टर बदलता जाएगा। इस तरह से टी को वेरी करने से ये वेक्टर आपको बदलता चला जाता है। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि हम जब ये फंक्शन बेसिकली हम इसको विजुलाइज कर रहे हो 3D में, आप ऐसे समझ लें कि आपने टी की एक वैल्यू ली, जब आपने यहाँ डाली तो आपको 3 कंपोनेंट्स आ गए, स्केलर आ गए। तो बेसिकली ये जो 3 कंपोनेंट्स आए हैं, ये जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनते हैं उस पॉइंट का ये आर टी पोजिशन वेक्टर है। पीछे ये था कि आपका पॉइंट होता था, आप उसका पोजीशन वेक्टर बनाते थे, कैसे कि उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते थे उनको आप एक वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाते थे, वो वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता था। अब आपके पास एक वेक्टर है, अब इस वेक्टर को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, आप इसे कहते हैं ये ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स वो हैं जो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। एक तरह से आर टी क्या है, ये भी बहरहाल स्पेस में पड़े हुए पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर है। तो इट मीन कि जब आप टी को वेरी करेंगे और ये कंपोनेंट्स चेंज होंगे तो पोजीशन वेक्टर चेंज होगा। एक तरह से आप ऐसे समझें कि जैसे आपका पॉइंट मूव कर रहा हो, जिस तरह से कंपोनेंट्स चेंज होंगे, पॉइंट्स मूव कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, उसी तरह से उसका पोजीशन वेक्टर चेंज होगा। हम ये कहते हैं कि वो जो पॉइंट है वो टी के वेरी करने से मूव कर रहा है और वो कर्व ट्रेस कर रहा है। ये बात हम पीछे पैरामीट्रिक कर्व्स में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ये बात। तो बेसिकली ये जो आर टी है
ये क्या है फिर, ये पोजीशन वेक्टर है मुख्तलिफ पॉइंट्स के, जो ऐसे पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स इन तीन फंक्शन से जनरेट होते हैं। और ये फंक्शन इन स्पेस है। वेक्टर जो फंक्शन है ये वेक्टर फंक्शन स्पेस है, सारे वेक्टर स्पेस में पाए जाएंगे। अच्छा, अब इसमें ये है कि चूंकि हमने इसे फंक्शन कहा है तो और ये हमारे ये इसे कंपोनेंट्स भी बताते खुद फंक्शन है, तो फंक्शन के बारे तो हम फंक्शन की वैल्यूज, फंक्शन के बारे हम पीछे पढ़ चुके हैं। हम इनकी वैल्यूज की बात करते हैं, हम इसकी डोमेन की बात करते हैं, हम इसके जो है वो इसके लिमिट की बात करते हैं, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो क्या ये जो वेक्टर फंक्शन आर टी है इसके लिए हम उसी तरह से लिमिट, कंटिन्यूटी और डोमेन और इसके डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की बात करते हैं या नहीं? तो वो बिल्कुल हम पूरा करते हैं। और ये सारी बातें करना इस वेक्टर के लिए वेक्टर कैलकुलस कहलाता है। ये सारा क्या कहलाता है? वेक्टर कैलकुलस है। यहाँ पर आपको इस चैप्टर 13 में वेक्टर्स का तारुफ करवाया जा रहा है और कुछ इनके बेसिक कैलकुलस यहाँ करवाई जाएगी। मजीद वेक्टर कैलकुलस आपके ये चैप्टर 16 में आएगी, वहाँ हम इसका वेक्टर कैलकुलस की मजीद चीज़ें पढ़ेंगे। भारत तो अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो आर टी फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, वो सारी प्रॉपर्टीज इन तीनों फंक्शन पर डिपेंड करती है। इसलिए कि इन तीनों से मिलकर ये बना है। जैसी प्रॉपर्टीज इन तीनों की होगी उसी तरह की प्रॉपर्टीज आर टी की होंगी। इन्हीं तीनों की डोमेन से आर टी की डोमेन बनेगी, इन्हीं तीनों की लिमिट की एग्जिस्टेंस से आर टी की लिमिट की एग्जिस्टेंस की बात होगी, इन्हीं तीनों की कंटिन्यूटी से आर टी की कंटिन्यूटी आएगी, इन्हीं तीनों के डेरिवेटिव से आर टी का डेरिवेटिव आएगा और इन्हीं के इंटीग्रेशन से ही आर टी की इंटीग्रेशन आएगी। तो बेसिकली ये जो तीन फंक्शंस हैं यही इस वेक्टर फंक्शन को डिटरमिन करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसलिए इस फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज इन्हीं तीनों फंक्शंस की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये आगे सारी बातों को कवर करता है। तो यहाँ से आप देखें कि आपने जो कैलकुलस 1 और कैलकुलस 2 पढ़ी है वो सारी की सारी यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। इसलिए कि ये फंक्शन भी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ये फंक्शन भी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ये भी उसी तरह से। तो सारी कैलकुलस 1 और कैलकुलस 2 यहाँ इस्तेमाल होगी वेक्टर कैलकुलस को अंडरस्टैंड करने में, इसे डिफाइन करने में। अब हम आते हैं वेक्टर फंक्शन की लिमिट की बात करते हैं। ये फर्ज करें मेरे पास एक आर टी फंक्शन है जिसके तीन कंपोनेंट्स हैं और किसी पॉइंट नंबर ए पर आपने इसकी लिमिट लेनी है। हम इसकी लिमिट की डेफिनेशन क्या देते हैं? इसकी लिमिट का मतलब ये है, ज़ाहिर एक वेक्टर है, इसकी लिमिट भी एक वेक्टर आना चाहिए। तो वो वेक्टर कैसा होना चाहिए? तो हम उसकी डेफिनेशन ये दे रहे हैं कि जिस नंबर पर आप इस आर की लिमिट लेना चाह रहे हैं उसी नंबर ए पर एफ टी की लिमिट लें और इसकी दो लिमिट आती है। वो इस ये जो आर टी के जो लिमिट आ रही है, लिमिट उसका एक्स कंपोनेंट बना दें, जी की लिमिट को इसका वाई कंपोनेंट बना दें और एच की लिमिट को इसका जी कंपोनेंट बना दें। एक तरह से जो आर वेक्टर की जो लिमिट आती है, लिमिट भी एक वेक्टर होगा, उस वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे? पहला कंपोनेंट एफ की लिमिट ए पर, दूसरा कंपोनेंट जी की लिमिट ए पर और तीसरा कंपोनेंट एच की लिमिट ए पर। अब आप देखें अगर इनमें से किसी भी एक फंक्शन की ए पर लिमिट एग्जिस्ट ना करे, एफ की ना करे या जी की ना करे, एच की ना करे, तो फिर जाहिर इस वेक्टर आर की ए पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसलिए इस आर की ए पर लिमिट के एग्जिस्ट करने की शर्त यह है कि इन तीनों फंक्शंस की ए पर लिमिट एग्जिस्ट करे। अगर किसी एक फंक्शन की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इस आर वेक्टर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी जैसे अभी पहले बताया, इस आर फंक्शन के कैलकुलस की सारी प्रॉपर्टीज इन तीनों फंक्शंस की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। अब आप देखें उसी तरह से एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी इन्हीं पे उसी तरह से लगेगी। तो बहरहाल ये एग्जांपल 2 देखें, फर्ज करें आर टी एक फंक्शन है, तो इसका एफ ऑफ टी क्या है? ये 1 + टी क्यूब है। इसका जी ऑफ टी (t⁻⁻t) है और इसका एच ऑफ टी sin t/t है। अब मुझे उसने कहा कि इसकी लिमिट फाइंड करें 0 पर। अब मैं इस पे इसकी लिमिट 0 पर लेने का मतलब क्या है? आप हर कंपोनेंट पर ये लिमिट अप्लाई कर दें और अगर वो तीनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर ये भी कर जाएगी। अब इस पर अगर आप लें तो ये पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल की लिमिट आप जानते हो वो वैल्यू होती है, इसलिए टी की जगह 0 लगा दें, ये सारा 1 आ जाता है तो 1 आई आ गया। ये आपका t (e⁻⁻t) है। ये कंटिन्यूस फंक्शन आप जानते हैं, एक्सपोनेंशियल भी कंटिन्यूस होता है,
टी पॉलिनोमियल भी कंटिन्यूस, इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस, लिहाजा ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसकी लिमिट इसकी वैल्यू होगी, तो डायरेक्ट टी की जगह इसकी वैल्यू डाल दें 0 पर, तो जो 0 पर वैल्यू आएगी वही लिमिट होगी। तो ये देखें यहाँ जब 0 डालेंगे e की पावर 0 इंटू 0 तो ये सारा 0 हो जाएगा, इसलिए ये कंपोनेंट वैनिश हो गया। साइन टी ओवर टी की लिमिट आप जानते हैं 0 पर 1 होती है, लिहाजा ये आपका 1 के, तो ये आई प्लस के, तो ये देखें इस आर वेक्टर की 0 पर लिमिट ये वाला वेक्टर बनता है आई प्लस के, यानी इसका एक्स कंपोनेंट 1 है, वाई कंपोनेंट 0 और जी कंपोनेंट 1 है। तो ये वेक्टर आप जानते हैं किस कहाँ पे आता है, आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, इसका वाई कंपोनेंट 0 है, इसका मतलब ये कि ये वेक्टर एक्स जी प्लेन में आएगा, और एक्स जी प्लेन में ऐसा वेक्टर है जिसका एक्स कंपोनेंट भी 1 है और वाई कंपोनेंट भी 1 है, यानी ओरिजिन से आप इसे ज्वाइन करें 101 के साथ ना। अब कंटिन्यूटी की बात है तो वेक्टर फंक्शन किसी नंबर ए पर कंटिन्यूस होगा अगर ए पर उसकी लिमिट और उसकी वैल्यू आपस में बराबर हो जाए। तो अब ये बात है कि ए पर लिमिट लें और ए पर उसकी वैल्यू लें, बराबर हो जाए तो ये कंटिन्यूस कहलाए। ठीक, तो यहाँ तक वेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन आ गई, उसका कॉन्सेप्ट आ गया, उसकी लिमिट आ गई, उसकी कंटिन्यूटी आ गई। अब हमारा इसका जो सेकंड पार्ट इस पहले टॉपिक है वो स्पेस कर्व्स। पहले आप कर्व्स पढ़ते थे प्लेन कर्व, जैसे आप सर्कल में बनाते थे या वाई को स्क्वायर लेते थे, पैराबोला बनाते रहे या हाइपरबोला बनाते रहे, तो सारी क्या थी ये प्लेन कर्व्स थे। अब हम आते हैं स्पेस कर्व्स की तरफ। तो स्पेस कर्व्स कैसे बनती हैं, तो स्पेस कर्व्स की जो है जैसे भी मैंने आपको वैसे इशारा दे दिया था कि जो वेक्टर फंक्शन है इसमें टी पैरामीटर टी को वेरी करेंगे, इस वेक्टर फंक्शन के कंपोनेंट्स चेंज होते जाते हैं, और वो कंपोनेंट्स बेसिकली अगर आप उन्हें कोऑर्डिनेट बना दें तो उससे बनने वाले पॉइंट का वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर बनता है। इसका मतलब ये था कि टी के वेरी करने से वो पॉइंट मूव करता है तो एक कर्व ट्रेस करेगा जिसे हम स्पेस कर्व कहते हैं। तो यही बात वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप ये जो वेक्टर फंक्शन था इसके तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग कह लें कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी और z इज इक्वल टू एच ऑफ टी, और यहाँ पर t एक पैरामीटर है, इसे आप किसी इंटरवल i पर इसके डोमेन के तौर पर ले लें, यानी i ऐसा इंटरवल होगा जिस पर f भी डिफाइंड हो, g भी डिफाइंड हो और h भी डिफाइंड हो, और इस i पर आप कोई भी इसमें से t लेते हैं, t की वैल्यू लेते हैं, वो आप इधर डालेंगे तो आपके पास x बाई z की वैल्यूज आएंगी, x बाई z की वैल्यूज मिलकर एक पॉइंट बनाती है स्पेस में। अब आप टी की हर वैल्यू के लिए पॉइंट बनाते जाएं तो जितने भी टोटल पॉइंट बनेंगे वो पॉइंट मिल के कर्व बनाते हैं जिसे हम स्पेस कर्व कहते हैं। तो क्योंकि इसमें एक्स वाई और जी तीनों वेरी करते हैं इसलिए आप स्पेस में किसी भी तरफ जा सकते हैं। आप ऐसे समझ लें कि जैसे जहाज है वो अपनी उड़ान भरता है, रनवे से उड़ता है तो उसका जो पाथ है वो भी स्पेस कर्व है। मक्खी बैठी है, मक्खी एकदम उड़ना शुरू हुई, वो जो पाथ ट्रेस करती है वो भी स्पेस कर्व है। आपकी भीड़ उड़ती है, परिंदे उड़ते हैं, ये सारे परिंदे ये सारे स्पेस कर्व में हैं। और आप जो चलते हैं ज़मीन पर आपका जो पाथ है वो प्लेन कर्व, क्योंकि आप उड़ नहीं सकते, स्पेस में नहीं जा सकते, आप ज़मीन पर रहते हैं। गाड़ियाँ कारें चलती हैं, बसें चलती हैं, मोटरसाइकिल चलती हैं, जितनी भी चीज़ें ज़मीन की सतह पर चलते हैं। अगर हम ज़मीन को फ्लैट मान लें, वैसे तो बड़े पैमाने पर तो ज़मीन गोल है, लेकिन ये कि छोटे पैमाने पे अगर हम देखें तो ये ज़मीन हमें फ्लैट नज़र आती है। एक तरह से जब हम इसमें मूव करते तो हम प्लेन कर्व ट्रेस करते हैं, लेकिन जो हवा में फिजा में उड़ने वाली चीज़ें हैं उनका जो पाथ है वो स्पेस कर्व होता है, इसलिए वो स्पेस में किसी भी रूट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन इक्वेशन हैं ये उस कर्व की पैरामीटर कर्व्स कहलाते हैं। स्पेस कर्व का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया और ये टी इसमें पैरामीटर कहलाती है। तो ये सारी बातें मैंने आपको पहले बता दी। अब आप एग्जांपल 3 पे आ जाए। डिस्क्राइब द कर्व डिफाइंड बाय द वेक्टर फंक्शन। ये आपका से एक वेक्टर फंक्शन आप बताएं ये कौन सी कर्व, इससे कौन सी कर्व बनती है। ये वही बात है कि ये आप x इक्वल टू 1 प्लस टी कर लें, ये एफ ऑफ टी आपका, y इक्वल 2 प्लस 5t कर लें, ये आपका g ऑफ टी है, और -1 प्लस 6t को आप g कह लें, ये आपके h ऑफ टी है। ये तीन इक्वेशन बन गई पैरामीटर इक्वेशन उस कर्व की जिस कर्व के हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको इस आर टी से मिलता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए तो ये किस चीज़ की इक्वेशन बनेगी, आप पीछे लाइन की इक्वेशन पढ़ चुके हैं।
लाइन की इक्वेशन आपके पास आती थी एक्स नॉट प्लस ए टी वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी था और जी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस सी टी था। ए बी सी उसके पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स थे। तो ये देखिए क्योंकि तीनों फंक्शन ये एक्स वाई और जी लीनियर फंक्शन ऑफ टी हैं, इसका मतलब है कि इसके पैरामीटर ये जो पैरामीटर कर्व्स हैं पैरामीटर इक्वेशंस हैं इनकी जो कर्व बनेगी वो स्ट्रेट लाइन है। इसलिए ये जब भी पैरामीटर जो लीनियर हों तो इनकी जो कर्व ट्रेस होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। और आप उसी से मैच करवाएं लाइन की इक्वेशन से तो आपके पास ये जो टी के कोएफिशिएंट्स हैं ये वो वेक्टर बनाते हैं जिसके पैरेलल ये लाइन बनेगी। और वो ज़ाहिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है। तो 1, 5 और 6 से बनने वाला जो वेक्टर है उसके पैरेलल ये लाइन है। और ये जो पहले वाले पॉइंट इनमें से ही लाइन पास करी 1, 2 और -1, ये आपका पी नॉट है 1, 2, -1। ये लाइन है जो इस पॉइंट में से पास करती है और इस वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है। अब इसके जो पैरामीटर कर्व्स होती है आप जानते हैं इसकी ओरिएंटेशन भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। यानी टी को बढ़ाने से जिस तरफ को लाइन ट्रेस होगी वो उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन होगी और टी को कम करने से जिस तरफ के पॉइंट बनेंगे वो उसकी नेगेटिव डायरेक्शन होगी। बहरहाल ये हमें इसकी शक्ल से पहचानने की लाइन बनती है, इसलिए इससे मजीद हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमने सारी चीज़ें बता दी। अच्छा, जो प्लेन कर्व्स होती हैं उनको भी हम पैरामीटर फॉर्म में जाहिर करते हैं जहाँ उनको दो कंपोनेंट्स होते हैं। उनके अगर आप यहाँ पर एक्स और वाई ले लें सिर्फ, यानी एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी एच ऑफ टी ना लें, तो ये जो आर टी बना जैसे ये वाला है ये बेसिकली इससे जो कर्व ट्रेस है वो प्लेन कर्व आए। तो इसको लिखने का ये स्टाइल है, दूसरा इधर की शक्ल में आप लिख सकते हैं। अब आप देखें एग्जाम्पल 4, इसमें आपके पास आर टी इज कॉस टी प्लस साइन टी जे प्लस टी के, ये एक वेक्टर फंक्शन है। हमने इसके पैरामीटर इक्वेशन ये कर्व को रिप्रेजेंट करता है, इसके पैरामीटर इक्वेशन ये वाली बनती हैं। अब हमने देखना है कि वो कर्व किस तरह की होगी। तो इसको समझने के लिए मैं एक आसान तरीका स्टार्ट करता हूँ। अगर फर्ज करें मैं इसको सिर्फ 2 डायमेंशन में लूँ यानी प्लेन में लूँ, फर्ज करें इसके दो कंपोनेंट होते फिर ये क्या बनता। तो ये देखें ये बनता है ना एक्स इक्वल टू कॉस टी वाई इक्वल टू साइन टी। आप जानते हैं कि ये जो चीज़ है ये सर्कल की इक्वेशन है। इसको अगर आप प्लेन में स्केच करेंगे तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। और ये काउंटर क्लॉकवाइज, क्या मतलब आप टी को वेरी करेंगे तो आपके पास टी 0 लेंगे, आपका पॉइंट यहाँ पर आएगा क्योंकि एक्स उस पर 1 आएगा, वाई 0 होगा। जिस तरह से आप टी को बढ़ाते जाएंगे तो ये सर्कल आपका ट्रेस होता जाएगा 0 से 2 पाई तक एक सर्कल। अगर आप 2 पाई से 4 पाई तो इसी के ऊपर दूसरा सर्कल ओवरलैप होता जाएगा। तो 2 पाई से 4 पाई फिर 4 पाई से 6 पाई, बहरहाल ये सर्कल ट्रेस होता रहेगा। आप जितने भी टी को वेरी करते जाएँ तो ये ओवरलैपिंग होती रहेगी। ठीक है। अच्छा, ये तो बात होगी मेरे पास सिर्फ 2 है। अब अगर मैं जी भी साथ में ना हूँ, अब मैं आपसे बात करता हूँ, फर्स्ट मैं जी कांस्टेंट ले लेता हूँ, बस मैं जी को 1 ले लेता हूँ, जी 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स वाई है ये तो मिलकर सर्कल ट्रेस करेंगे, लेकिन जब जी 1 है तो इसका मतलब वो सर्कल हाइट 1 पर होगा। अगर मैं जी को 2 ले लूँ तो वो सर्कल हाइट 2 पर होगा। अगर मैं जी को 0 ले लूँ तो वो सर्कल हाइट 0 पर होगा, यानी एक्स प्लेन में बनेगा। ये था अगर मैं इसका जी को कांस्टेंट बना लूँ, एक्स यही रहे, जी फिक्स हो जाए तो क्या बनेंगे, वो सर्कल बनेंगे और उस हाइट पर बनेंगे जो जी की वैल्यू हो। अब हम आगे अगले स्टेप पर चलते हैं। फर्ज करके जी टी के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप इधर टी को वेरी करेंगे यानी सर्कल ट्रेस होगा, वैसे वैसे जी भी चेंज होगा। तो चूंकि टी के बढ़ाने से जी बढ़ेगा, जी इक्वल टू टी है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जो है वो तो गोल घूमेंगे कॉस और साइन की वजह से, लेकिन जी की वजह से आप जब घूमेंगे तो आप एक ही प्लेन में नहीं रहेंगे, बल्कि चूंकि टी के बढ़ने से जी बड़ा हो रहा है, इसको मतलब आप ऊपर को उठते जाएंगे, यानी घुमाव भी होगा और ऊपर उठना भी होगा। ये शक्ल ऐसी बनेगी जैसे स्प्रिंग होता है, ये इधर वो शक्ल बनाइए। तो आप यहाँ से शुरू किया, अब आप घूम रहे हैं, आप दायरे यानी सिलेंडर की सरफेस पर रहेंगे कॉस टी और साइन टी की वजह से, और ऊपर को उठेंगे जी इक्वल टू टी की वजह से। टी के जैसे आप घूमते तो टी बढ़ता है, टी बेसिकली आपका एंगल है, जैसे आपका एंगल बढ़ता है तो जी की वैल्यू एग्जैक्टली एंगल है ना, तो आप इसलिए घूमने के साथ साथ आप ऊपर को भी मूव करेंगे।
इस तरह से ये जो कर्व ट्रेस होती है हम इसको हेलिक्स कहते हैं। ये स्पाइरल कर्व है के साथ आप सर्कुलर पाथ है और साथ आप ऊपर भी जा रहे हैं, एक तरह से आप सिलेंडर के सरफेस पर मूव कर रहे हैं। तो ये एक तरह से आपके पास ये स्प्रिंग शेप की स्पेस कर्व बनती है, एक तरह से आप स्प्रिंग बना रहे हैं। ठीक है, ये अब आप याद रखें जब भी x cos t y sin t और z t आ जाए तो ये x और y cos साइन होने चाहिए, z कोई भी फंक्शन ऑफ t होगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्प्रिंग बनेगा। ठीक है, और इसमें फिर ये है कि आप उस स्प्रिंग की जो मज़ीद खुसूसियात हैं वो आप इस z फंक्शन को चेंज करके बना सकते हैं। मसलन उन्होंने आपको ये बताया the corkscrew shape of the helix in example 4 is familiar from its occurrence in coiled springs। हम ये तारों के ना कॉइल्स बनाते हैं वो भी इस तरह से घूमती हैं। आपका जो कॉर्क स्क्रू शेप आपके जो ढक्कन होते हैं वो भी इसी तरह से